बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ अबाउट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम ऑप्टिक्स पे बात करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। क्लास 9 में आपने फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी थी जिसके अंदर एक ब्रांच ऑप्टिक्स भी थी। ऑप्टिक्स की डेफिनेशन सिंपली इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाएंगी लाइट की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सबको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्टिक्स की अगर बात की जाए तो ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन आ जाती है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट को इन द फॉर्म ऑफ रेज कंसिडर करते हैं। हम कुछ रेज लेते हैं, 3 to 4 रेज लेते हैं और उन रेज की हेल्प से देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है। रूल्स ऑफ ज्योमेट्री को हम यूज करते हैं और रूल्स ऑफ ज्योमेट्री को यूज करके हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन लेंसेज के केस में, मिरर्स के केस में, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास के अंदर इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है। ऑप्टिक्स के अंदर ह्यूमन आई को भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है किस तरीके से हो रही है। वो सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने कहा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एंड बिहेवियर्स को स्टडी करेंगे। तो लाइट को भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज लाइट। हम लाइट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। किस तरीके से लाइट जो है वो सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जांपल डे टाइम पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी सराउंडिंग में देख सकते हैं, लेकिन उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अगर आप रात के टाइम पे देखें तो उनको देखना जो है वो इम्पॉसिबल है। उन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग में दिखाई नहीं देता रात के टाइम पे। अब मॉर्निंग टाइम में या दिन के टाइम पे क्या होता है कि सन से आने वाली जितनी भी रेज ऑफ लाइट है वो जब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल करेंगी, फॉल करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज के अंदर इंटर होंगी तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। लेकिन रात के टाइम पे कोई भी लाइट का अगर सोर्स प्रेजेंट नहीं है, इस केस में कोई भी लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पे फॉल नहीं करेगी जिसकी वजह से हम उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि लाइट का होना मस्ट है अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है। जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज फॉल नहीं करेंगी, फॉल करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में इंटर नहीं होंगी, उस वक्त तक हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। ये यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में देखें एक स्टूडेंट जो है वो बुक को रीड कर रहा है। अब दो तरह से लाइट आ रही है। एक तो जो सन की रेज है, ठीक है, वो विंडोज से इंटर हो रही हैं और इस बुक के ऊपर फॉल कर रही है। और सेकंड जो सोर्स है लैंप, लैंप से जितनी भी रेज ऑफ लाइट एमिट हो रही हैं वो सारी की सारी इस बुक के ऊपर फॉल कर रही हैं। अब बुक के ऊपर फॉल करने के बाद जितनी भी रेज ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज के अंदर इंटर हो रही हैं, जिसकी वजह से आप इस बुक को इजीली रीड आउट कर सकते हैं। अगर लाइट जो है वो ना हो, फॉर एग्जांपल रात के टाइम पे, ठीक है, जितनी भी रेज ऑफ लाइट है सन से आने वाली, वो कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो नहीं आ रही सन से और ये लैंप भी नहीं है, तो इस केस में हमारे पास हम बुक को इजीली रीड आउट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी लाइट सोर्स प्रेजेंट नहीं है और लाइट जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज के अंदर एंटर नहीं हो रही। सो हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से देख सकते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट को हमने देखना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर रेज ऑफ लाइट फॉल करनी चाहिए और वो रेज ऑफ लाइट बाउंस बैक होकर जब हमारी आईज के अंदर एंटर होंगी तब हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स लाइट की नेचर की हम बात करें कि लाइट की नेचर क्या है, वेव और पार्टिकल। 17वीं सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट आइडियाज दिए थे लाइट की नेचर पे। कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि लाइट की जो नेचर है ये पार्टिकल नेचर है और कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि लाइट की जो नेचर है ये वेव नेचर है। अब दोनों ही साइंटिस्ट के जो ग्रुप थे जो कहते थे कि लाइट की पार्टिकल नेचर है और कुछ कहते थे लाइट की वेव नेचर है, उन दोनों ने प्रैक्टिकली प्रूव भी करके दिखाया था, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे और एक्सपेरिमेंट्स से प्रूव भी किया था उन्होंने कि लाइट किस तरह से पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। सबसे पहले न्यूटन ने लाइट के बारे में जो आइडिया दिया था, न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट है ये बेसिकली फास्ट मूविंग पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है। मींस छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लाइट की जो नेचर है ये पार्टिकल नेचर है। इसी तरह मैक्सवेल ने लाइट की वेव थ्योरी के बारे में जो है वो बताया था, ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट इसने दी थी कि लाइट की जो नेचर है ये वेव नेचर है। और 1802 के अंदर थॉमस यंग ने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि लाइट की जो नेचर है ये वेव नेचर है। मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट है थॉमस यंग ने जो परफॉर्म किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है ये एक्सपेरिमेंट। और आप इंशाल्लाह इसको फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल से देखेंगे कि किस तरीके से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने थॉमस यंग ने
लाइट की जो वेव नेचर है उसको प्रूव किया था। नेक्स्ट इसके बाद 1900 के अंदर प्लांक ने लाइट की जो पार्टिकल नेचर है, ठीक है, उसके बारे में बताया था। प्लांक ने कहा था कि जो लाइट है ये स्मॉल पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी का नाम दिया था उसने, और उन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को फोटॉन्स कहा गया था। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट बात करें आइंस्टाइन की, तो आइंस्टाइन ने 1905 के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना जो है वो बताया था उसके बारे में। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो लाइट की नेचर है ये पार्टिकल नेचर प्रूव हो रही थी। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम सेकंड ईयर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और इसके अंदर किस तरीके से लाइट की जो पार्टिकल नेचर है वो प्रूव हो रही है। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो लाइट की पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर हम कहते हैं ये दोनों ही प्रूव हो रही है। तो इस वजह से हम लाइट की नेचर को कहते हैं कि लाइट डुअल नेचर है, पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर लाइट की जो नेचर है वो वेव प्रूव हो रही है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर लाइट की नेचर पार्टिकल नेचर प्रूव हो रही है। तो दोनों एट अ टाइम प्रूव नहीं हो सकी अभी तक। जस्ट एट अ टाइम अगर वेव नेचर आप बात करें, वेव नेचर की अगर एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो रही है इसकी नेचर, तो इस केस में पार्टिकल नेचर पर प्रूव नहीं कर सकते हम उसको। लेकिन अगर पार्टिकल नेचर प्रूव हो रही है तो इस केस में हम फिर वेव नेचर को प्रूव नहीं कर सकते। तो हम क्या कहेंगे, वी नो दैट लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो कुछ केसेस में लाइट एज अ पार्टिकल नेचर बिहेव कर रही होती है और कुछ केसेस में एज अ वेव नेचर बिहेव कर रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं इस चैप्टर के, विच इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना को स्टडी करने के लिए हम इस एनिमेशन की हेल्प लेते हैं। मैं एक प्लेन मिरर कंसिडर कर रहा हूँ। इस प्लेन मिरर के ऊपर हम रे ऑफ लाइट को फॉल करवाते हैं। ए ओ रे आपके पास एक इंसिडेंट रे है जो कि हम इस मिरर के ऊपर फॉल करवा रहे हैं। अब ये रे इस मिरर के ऊपर पॉइंट ओ पे जो है वो इंसिडेंट हो रही है। अब जैसे ही इस पॉइंट पे टकराएगी ये रे ऑफ लाइट, टकराने के बाद दोबारा अपने फर्स्ट मीडियम में वापस आएगी। जिस तरह से आप देखें ये रे दोबारा से टकराने के बाद फर्स्ट मीडियम में वापस आई है और इस रे को हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्टेड रे का। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ओ जहां पे इंसिडेंट रे फॉल करी थी, इस पॉइंट पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, नॉर्मल स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं ये एक नॉर्मल है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब स्टूडेंट्स याद रखना आपने कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है ए ओ, अब ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, ओ एन नॉर्मल है, इसके साथ जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ incidence, means the angle between the incident ray and the normal is called angle of incidence, means angle AON is known as angle of incidence. Similarly इसी तरह अगर हम देखें जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इसके दरमियान जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, means angle NOB is called angle of reflection, और the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. अब यहाँ पे आई हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए यूज किया और आर जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। और इसी तरह जो पॉइंट ओ है जहाँ पे इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो यहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया है। अब इसी एनिमेशन के थ्रू अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करें, व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। अब अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो फर्स्ट लॉ के अंदर हम देखते हैं द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मींस यहाँ पे आप इस एनिमेशन के अंदर देखें कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सारी की सारी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीट कर रही हैं और यहाँ पे जो प्लेन है वो सेम इन सब के लिए, ठीक है, सबके सब जो है वो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। और इसी तरह सेकंड लॉ के अंदर जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इसके अंदर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो दोनों एंगल हैं ये हमारे पास मस्ट है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो आ जाते हैं हमारे पास, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हमने किस तरीके से रिफ्लेक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सरफेस की स्मूथनेस पे हमने जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर रिफ्लेक्शन को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर को हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का भी नाम देते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का नाम भी देंगे।
अब हम फर्स्ट अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें कि रेगुलर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना किस तरह से हो रहा है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्मूथ सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ और इस स्मूथ सरफेस के ऊपर रेज ऑफ लाइट को मैं फॉल करवा रहा हूँ। अब जैसे ही रेज ऑफ लाइट फॉल करेंगी स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो फॉल करने के बाद सारी की सारी बाउंस बैक होंगी एयर के अंदर अगेन। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि रेज ऑफ लाइट क्या थी, इनिशियली हमारे पास सारी की सारी पैरेलल थी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन भी जितनी भी रेज ऑफ लाइट थी ये पैरेलल है। तो अगर हमारे पास आफ्टर रिफ्लेक्शन भी जो रेज ऑफ लाइट है पैरेलल है, तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होगी उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। और जो रिफ्लेक्शन हो रही है ये अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं इन सब का नॉर्मल ड्रॉ करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल्स को, तो इसका जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर रे का वो हमारे पास सेम है। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट रे का आप देखें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, सेकंड के केस में आप देखें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये भी सेम है। जितनी भी रेज आ रही हैं इन सब का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, मींस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और इस केस में जितनी भी रेज हैं ये सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल आ जाती हैं। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होगी उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देंगे और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। और इस रिफ्लेक्शन के अंदर जो सरफेस है ये स्मूथ होना इसका लाजमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर अगर हम एक इर्रेगुलर सी सरफेस कंसिडर करते हैं और इसके ऊपर अगर हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, तो अब आफ्टर रिफ्लेक्शन जितनी भी रेज ऑफ लाइट हैं वो अब डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि मूव कर रही हैं। अब ये भी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही मूव कर रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है कि यह पैरेलल क्यों नहीं है, क्योंकि सरफेस हमारे पास रफ है। अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें इन सब का नॉर्मल, आपने याद रखना है जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है तो इसका नॉर्मल ये नहीं कि आप अब यूं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं, ये गलत है। नॉर्मल क्या है हमारे पास, नॉर्मल लाइन कौन सी होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो ये लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन को आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस है, तो इस लाइन को हम कहेंगे ये एक नॉर्मल लाइन है। तो अब आप देखें सरफेस यहाँ से हमारे पास थोड़ी इस शेप में, ठीक है, जिस तरह से मैंने ड्रॉ की हुई इस तरीके से सरफेस है। तो अब इसका हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल यहाँ पे बनेगा। सेम इस तरह यहाँ पे जो सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, इस सरफेस की यूं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी और इस सरफेस के केस में यूं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी। तो अब इनको हम ड्रॉ करते हैं। ये देखें फर्स्ट रे के लिए आपके पास ये नॉर्मल बन रहा है, सेकंड के लिए यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इन सब के लिए अगर आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखें तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, मींस जितनी भी रेज हैं उन सब में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा है। लेकिन जो रीजन है इनकी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने की वो सरफेस की रफनेस है। सरफेस रफ थी जिसकी वजह से रेज ऑफ लाइट जो है वो जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रही हैं। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम नाम देंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का। इसको आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं। इस एनिमेशन के अंदर देखें अगर सरफेस स्मूथ हो तो जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, इंसिडेंट पैरेलल रेज ऑफ लाइट, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल ही रहेंगी। लेकिन अगर आपकी सरफेस रफ है इस केस में जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाती हैं।